अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर साद उस्मान 10th क्लास के लिए फिज़िक्स के पहले चैप्टर का टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपके फीडबैक्स का बेहद शुक्रिया। आपने जो हमारे चैनल को इतनी पसंदीदा दी है। हम अपने आने वाले तमाम नए तलबा व तालिबात को खुशामदीद कहते हैं और गुजारिश करते हैं कि वो नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हमारे तमाम नए लेक्चर वक्तन वक्तन आप तक पहुंचते रहें। तो बिना वक्त ज़ाया किए आज के हम लोग 10th क्लास के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। 10th क्लास का जो चैप्टर हम लोग आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सॉरी जी। तो स्टूडेंट, इसको समझने के लिए, इस चैप्टर का आगाज करने के लिए, पहला टॉपिक पढ़ने के लिए जिन जिन टर्म्स एंड कंडीशंस की ज़रूरत पड़ेगी उनको हम लोग सबसे पहले एक नज़र देखेंगे ताकि मुतलका टॉपिक पढ़ने से पहले हमें काफ़ी हद तक समझ में आ जाए कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक टर्म है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन क्या होती है जी? वाइब्रेशनल मोशन को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट its mean position is called वाइब्रेशनल मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। एक जिस्म का अपने सेंटर के आगे या पीछे अपनी हरकत को दोहराना वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन कहलाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी हरकत को अपने सेंटर के आगे पीछे रिपीट करे वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग शीशा की एग्जाम्पल लें तो बच्चे शीशा पर छुड़ा लेते हैं तो शीशा सेंटर से फिक्स होता है और बच्चे आगे पीछे अपनी हरकत को रिपीट करते रहते हैं, तो ये वाइब्रेटरी मोशन है। इसी तरह से एक क्लॉक का पेंडुलम, ठीक है, वो अपने सेंटर के आगे पीछे रोटेट करता है, तो ऑब्वियसली ये वाइब्रेटरी मोशन है। और भी कई एग्जाम्पल्स आएंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे, तो ये वाइब्रेटरी मोशन की आम सी मिसालें हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद एक टर्म जो बार बार रिपीट होगी, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है जी? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, एक एक्सिस के गिर्द अपने एक मुकम्मल चक्कर को हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। इसका सेकंड नेम ऑसिलेशन भी है। ठीक है जी, क्या कहते हैं जी इसको? ऑसिलेशन भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए जो कन्वीनियंट हो जाए। ये एक पेंडुलम है, ठीक है, मैं इसको ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और ये मूव करता हुआ बी पॉइंट पर आके रुक जाता है। तो ये एक इसका इधर से लेके वापस इधर तक आना एक कंप्लीट चक्कर कहलाएगा और एक कंप्लीट चक्कर एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद अगली डेफिनेशन है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? इसको कैपिटल टी से प्रेजेंट करते हैं। एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में जितना टाइम लगता है उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड।
ठीक है। एक वाइब्रेशन को मुकम्मल होने में जितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। इसको कैपिटल टी से प्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला है या जो इक्वेशन है वो बनेगी टी इज इक्वल टू 1/f। f स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। अभी हम फ्रीक्वेंसी भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो है वो मतलब है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट वन मैं यही डेफिनेशन लिखता हूँ। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको स्मॉल f से प्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम में जितनी वेव्स एक एरिया से गुजर जाए वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर एक सेकंड में मेरी आवाज़ की वेव्स अगर 10 गुजर रही हैं तो ये फ्रीक्वेंसी 10 होगी, 20 गुजर रही हैं तो 20 होगी, 100 गुजर रही हैं तो 100 होगी। इसका भी सेम इसी की तरह इक्वेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका यूनिट जो है वो हर्ट्ज है। ठीक है, जबकि टाइम पीरियड का यूनिट जो है वो सेकेंड है। ठीक है, समझ आ गई? आई होप आपको इधर तक जो ये टर्म्स हैं काफ़ी कन्वीनियंट हुई होंगी, समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट स्टैंड फॉर एक्स। एक्स से प्रेजेंट किया जाता है एनी डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। एनी डिस्टेंस of a vibrating body from its main position। ठीक है, मरकज सेंटर से कोई भी फासला ले लिया जाए एक वाइब्रेट करते हुए ऑब्जेक्ट का तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये वर्ड क्या O है, ये पॉइंट B है, मैं O से इधर तक का A और O के दरमियान तक का फासला ले लेता हूँ तो ये x कहलाएगा। ठीक है, तो कोई भी फासला ले लिया जाए सेंटर से तो वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं x से। अगली हमारी टर्म है जी एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड को हम लोग वैसे x नॉट से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ईदर साइड फ्रॉम मेन पोजीशन। ठीक है, दरमियान से किसी भी साइड को मैक्सिमम डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कहलाता है। उर्दू में वैसे इसको ईता भी बोलते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं। बेशक उर्दू मीडियम है, आपकी बुक्स में भी एम्पलीट्यूड ही लिखा होता है, लेकिन इसको ईता भी कहते हैं उर्दू में। अगर खालिस उर्दू में हम लोग एम्पलीट्यूड का मीनिंग बताना चाहें तो वो ईता कहलाएगा। क्या होता है जी, सेंटर से एक्सट्रीम पॉइंट तक, किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट तक, बेशक O से A तक ले लें या O से B तक ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें तो वो क्या कहलाता है जी, एम्पलीट्यूड कहलाता है, ईता कहलाता है। होप सो के आपको ये टर्म जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये टर्म्स अगर समझ में आपको आ रही हैं देन आपको आगे टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो समझ में आएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो
बिला झिझक बेखौफ खतर आप जो है वो कमेंट्स में अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, या ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी हमें जानते हैं वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह वेरी सून आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आपके क्वेश्चन का माकूल और रीजनेबल सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया जाएगा। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जी। जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस करना है, अभी मैं इसको आपके सामने लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इनपुट पुट आउट अपनी कॉपी पर भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अपना जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है स्प्रिंग मैथ सिस्टम मूविंग हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये टॉपिक हमारा जो है वो पहला टॉपिक है हमारी बुक पे। तो यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा हमारा जो टॉपिक है स्प्रिंग मैथ सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए हम लोगों को जो मटेरियल रिक्वायर होगा उसके लिए हमें चाहिए होगा एक सलंगी या एक स्प्रिंग जो कि फ्लेक्सिबल नोइयत का हो। ठीक है जी, ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो, इकोनॉमिकल सी स्ट्रेंथ का हो ताकि वो आसानी से वाइब्रेट कर सके। एक रीजनेबल अमाउंट या रीजनेबल मैथ का एक ब्लॉक चाहिए हमें जो हमने उस स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करना है। स्प्रिंग के एक सिरे के साथ हम ब्लॉक को कनेक्ट करेंगे, जबकि स्प्रिंग के दूसरे सिरे को हम किसी एक फिक्स पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है जी, अब क्या होगा यहाँ पर कि जब हम इनको कनेक्ट कर लेंगे, अब देखते हैं जी हम लोग डायग्राम को समझेंगे तो आपको इक्वेशन भी आगे समझ में आएंगी। फिर तो डायग्राम मैं यहाँ पर थोड़ी सी ब्रीफ करता हूँ। ये मैंने एक ब्लॉक ले लिया, इसका लेट्स सपोज कोई भी मैथ m है। ठीक है, मैंने इसको एक फिक्स पॉइंट पर जुड़े हुए स्प्रिंग के दूसरे किनारे के साथ कनेक्ट कर दिया है। लेट्स सपोज इस वक्त ये किसी एक पॉइंट O पर मौजूद है। ठीक है, लेट्स सपोज ये किसी एक पॉइंट O पर मौजूद है। ठीक है, इस वक्त ये रेस्ट कंडीशन में है, ना ये आगे मूव कर रहा है ना ये पीछे मूव कर रहा है, रेस्ट कंडीशन में मौजूद है। तो O का मतलब ओरिजिन हम लोग कंसीडर करेंगे। लेट्स सपोज मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ और फोर्स लगा के इसको बाहर की तरफ स्ट्रेच करता हूँ। जब मैं बाहर की तरफ इसको स्ट्रेच करूंगा तो क्या होगा, ये मैथ जो है ये पॉइंट O से स्ट्रेच करके पॉइंट A तक पहुंच जाएगा। इस पॉइंट को मैं पॉइंट A का नहीं लेगा। ठीक है, मैंने स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने के बाद इस पर मतलब इन शॉर्ट मैंने क्या किया, फोर्स लगाई। फोर्स लगाने के बाद इसको मैं मैथ M को पॉइंट A तक ले गया। ठीक है, जब मैथ M को मैं पॉइंट O से पॉइंट A तक ले गया तो मेरी लगाई गई एनर्जी इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में कंज्यूम हुई और वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। जो एनर्जी मैंने यहाँ पर अप्लाई की और वो इसके अंदर स्टोर होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है। अब क्या होगा कि मैं इस स्प्रिंग को खींच के मैं बैक की तरफ लेकर गया हूँ, अप्लाई मैंने फोर्स की इस पर बैक की तरफ। ठीक है, लेकिन क्या हुआ जब मैं इसको छोड़ दूंगा, रिलैक्स कर दूंगा, मैं इधर से इसको फ्री हैंड कर दूंगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक इधर रुका नहीं रहेगा ना बाहर की तरफ आएगा, क्या करेगा वापस O की तरफ आना शुरू कर देगा। ठीक है, जब ये वापस O की तरफ आना शुरू कर देगा तो किस वजह से ये आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये पॉइंट O की तरफ आना शुरू होगा। अब यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे ये O की तरफ आता जाएगा इसकी स्पीड तेज होती जाएगी।
स्पीड तेज होने का मतलब है एक्सेलरेशन इंक्रीज करता जाएगा, वेलोसिटी तेज हो रही है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। जैसे ही ये पॉइंट O तक पहुंचेगा, इस पॉइंट तक पहुंचेगा, तो यहाँ पर आगे ये रुक नहीं पाएगा। क्यों नहीं रुक पाएगा? आपने एक टर्म पढ़ी होगी, दैट टर्म इज नोन एज इनर्शिया। हमने एक टर्म पढ़ी हुई है विच इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी स्टेट, अपनी हालत को बरकरार रखने की सलाहियत को इनर्शिया कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू सस्टेन इट्स स्टेट, अपनी हालत को बरकरार रखने की सलाहियत को इनर्शिया कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो अगर आप उस पर फोर्स ना लगाएं तो 100 साल भी वो रेस्ट में पड़ा रहेगा, अगर वो उस पर फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रही। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता रहेगा अनलेस कोई और फोर्स उसको रुकने पर मजबूर ना कर दे। तो ये 9th में आपने पढ़ा हुआ है, तो ये इनर्शिया। ठीक है जी, इनर्शिया की वजह से, क्योंकि ये मूव में है, इसकी ख्वाहिश है कि ये मूव करता रहे, तो ये पॉइंट O पर रुक नहीं पाएगा बल्कि आगे की तरफ मूव करता जाएगा। ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक इसकी रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो यूटिलाइज या कंज्यूम नहीं हो जाती। तो यहाँ पर क्या होगा कि लगाई गई फोर्स O तक इसको लेकर आई, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये सर्वाइव नहीं करेगा और आगे की तरफ मूव कर देगा, एंड इट मूव्स टू पॉइंट B। ठीक है, ये क्या किया इसने, ये पॉइंट O पर इनर्शिया की वजह से ये रुकेगा नहीं और किधर तक पहुंच जाएगा, B पॉइंट तक पहुंच जाएगा। B पर जाके अपनी सारी एनर्जी दोबारा से ये, क्योंकि ये मोशन में था, अपनी एनर्जी दोबारा से स्प्रिंग को देगा, अंदर की तरफ वो कंप्रेस होगा। अब स्प्रिंग अपने आप को नॉर्मल स्टेट में लाना चाहता है तो वो दोबारा बाहर को निकलेगा। इस तरह से ये A और B के दरमियान ये मूवमेंट इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक इक्वेशन जो जनरेट होती है दैट इज नोन एज, हमारी जो अप्लाइड फोर्स है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी, फोर्स अप्लाइड F इज इक्वल टू kx। ठीक है, और जो हमारी रीस्टोरिंग फोर्स है वो F इज इक्वल टू माइनस kx है। अंडरस्टूड बात है कि मैंने फोर्स लगाकर स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचा, एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई, स्प्रिंग अंदर को मूव किया, फोर्स उतनी रही, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, तो डायरेक्शन ऑपोजिट जो है वो माइनस से शो हो रही है, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। आई होप सो आपको इधर तक समझ आ रही होगी, बड़ी प्रॉपर्ली आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा हम अपने जो है वो इसको कंटिन्यू में करते हैं आगे। रीस्टोरिंग फोर्स जो है हम इसको लेकर चलते हैं जी मजीद आगे की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, स्प्रिंग मैथ सिस्टम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें इक्वेशन के बारे में हम लोग अभी देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा एक इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिख की है जहाँ, ठीक है, तो हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक इक्वेशन जो कि हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये F की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F की जगह एम ए लिख दूँगा, इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा। ओके जी, यहाँ पर अगर मैंने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर एम। अब गौर करें यहाँ पर, अगर हम लोग इस इक्वेशन पे, तो के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, डिपेंड्स इसको बोलते हैं के इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, क्या है ये, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है,
जैसी नेचर का या जैसी क्वालिटी का जैसे मटेरियल का स्प्रिंग होगा उसी क्वालिटी की के की वैल्यू होगी। और m जो है वो मैस है, ये मैस इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, लिहाजा हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो k है और हमारा जो m है ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो हम लोग कांस्टेंट और इज इक्वल टू को खत्म करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यूज कर सकते हैं। तो ये रह जाएगा a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस का मतलब डायरेक्शन होता है, तो डेफिनेशन में डिफाइन नहीं करते, वैसे कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम पैदा होगा। अगर हमें ये देखना हो कि इसको ए से बी तक पहुंचकर वापस ए पर आने में जितना टाइम लगेगा वो कितना है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और ये एक चक्कर जो है ए से बी तक पहुंच के वापस ए तक आने में, ये एक चक्कर कहलाता है वन वाइब्रेशन, जिसको वन ऑसिलेशन भी कह सकते हैं। तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k अंडर रूट, ठीक है। t टाइम पीरियड के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड, m इज इक्वल टू mass ऑफ ब्लॉक, k इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। वो भी कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू जो है वो 22 ओवर 7 या 3.14 ये पाई की वैल्यू होती है। ये हमारे जो हमारी इक्वेशन है उसमें मौजूद सारे के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव सिंबल्स हैं उनका क्या मतलब है वो मैंने यहाँ पर ब्रीफ किया है, तो आपको समझ में आई होगी। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इसी की अगली एग्जांपल हम लोग यहीं पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। दैट वन इज कॉल्ड बॉल एंड बाउल सिस्टम। बहुत इजी है जी, मैं इसके नीचे ही इसको जो है अकोमोडेट कर देता हूँ ताकि हमारा ये टॉपिक जो है वो एक ही सेक्शन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम के लिए इस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी, वो है एक बाउल, ये हमारा बाउल होगा, ठीक है। और एक हमें ज़रूरत होगी इसमें रखने के लिए बॉल की, ठीक है। ये बॉल यहाँ पर मौजूद है। लेट्स सपोज इस पोजीशन को मैं कंसीडर करता हूँ ये ए पोजीशन है, ठीक है। सॉरी, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये ओ पोजीशन है। आपके बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, वैसे ये भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं बुक के अकॉर्डिंग इसलिए चल रहा हूँ कि अगर आप लोग अपने टॉपिक को रीड भी करें तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ जी ओ पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट कौन सा है। तो हमने पर किया है ये बॉल को पॉइंट ओ पर रखा, रखने के बाद हमने क्या किया कि इसको मूव करवाया टूवर्ड्स पॉइंट ए, इसको ए पॉइंट पर ले गए हम, ठीक है। जब हम लोग इसको ए पॉइंट पर ले गए तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी जो एनर्जी थी वो इस बॉल के अंदर स्टोर हो गई। हमारी जो एनर्जी थी वो इस बॉल के अंदर स्टोर हो गई। जैसे ही हमने इस पर फोर्स लगाकर इसको ए तक लेकर गए तो हमारी एनर्जी इस पर स्टोर हो गई। जैसे ही हम इस बॉल को छोड़ते हैं ये बॉल ग्रेविटी की वजह से नीचे को आने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये बाउल के अंदर है तो ये बाउल की दीवारों के साथ साथ मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि बाउल की दीवारें उसको स्ट्रेट नीचे को जाने की इजाज़त नहीं देती। जैसे जैसे ये पॉइंट ओ तक आता है इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, एक्सेलरेशन तेज ज़्यादा होता जाता है। ए पर पहुंचकर इसकी अपनी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये यहाँ तक रुक नहीं पाता और फिर आगे की तरफ मूव कर जाता है और ये पहुँच जाता है एट पॉइंट
बी, ठीक है, बी किधर पहुंच जाता है जी, एट पॉइंट बी। इस तरह से ये ए और बी के दरमियान अपनी जो है वो स्पीड को कंटिन्यू करता है, अपनी मोशन को बरकरार रखता है। ई पर जाके 1 सेकंड के लिए रुकेगा और दोबारा से ग्रेविटी की वजह से नीचे को आएगा और ए और बी के दरमियान इसकी मोशन जो है वो जारी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो स्पीड है वो होगी 0। जैसे जैसे ये ओ पर आएगा इसकी वेलोसिटी तेज होती जाएगी, ठीक है जी। तो ओ पर वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होगी, एजेस पर किनारों पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। इसी तरह से जब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जैसे बेशक ये ए से ओ की तरफ आ रहा है, बेशक ये बी से ओ की तरफ आ रहा है, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ मूव करेगा स्पीड इसकी तेज होगी, इट मीन दैट कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। जैसे ये ओ से ए या ओ से बी की तरफ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन जो है ये स्लो होता जाएगा, क्योंकि स्पीड स्लो हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर ओ की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर ओ से दूर जा रहा है, बेशक ए की तरफ बेशक बी की तरफ, ओ से दूर जा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ये कुछ अहम बातें हैं जो कि इस सारे क्वेश्चन का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम बातें हैं। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको बोलते हैं फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम। कौन सा? बॉल एंड स्टूडेंट्स, ये मैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉल एंड बाउंड सिस्टम या सिंपल आपने क्वेश्चन के लिखे हैं, जिनमें आप ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो हमारा है वो हमेशा ओ की तरफ रहता है, मतलब सेंटर की तरफ रहता है। कैसे? ऑब्वियसली जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो स्पीड स्लो होगी, इट मीन दैट कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव का ऑपोजिट डायरेक्शन डालने पे वो पॉजिटिव बन जाता है। तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाएगा तो नेगेटिव है, नीचे की तरफ आएगा तो पॉजिटिव है। तो नेगेटिव ऊपर है तो उसका उलट जो है, नेगेटिव ऊपर है तो उसका उलट पॉजिटिव नीचे होगा। तो इट मीन दैट कि एक्सेलरेशन हमेशा ओ की तरफ होगा। दूसरी बात यह है कि वेलोसिटी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा ओ की तरफ स्पीड तेज होती जाएगी, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ओ की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा होगी और ऊपर किनारों की तरफ कम से कम होगी, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है ये दो बड़े हैं फीचर हैं, ठीक है, जो कि इस सिस्टम को प्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज के ये टॉपिक्स और इसमें इस्तेमाल होने वाली टर्म्स बखूबी तौर पर समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अगर किसी एक भी बच्चे को हमारे टॉपिक्स समझने कन्वीनियंट हो जाए, आसान हो जाए, अंडरस्टैंडेबल हो जाए, तो ये हमारे लिए सदका जारिया बन सकता है और आप लोगों के लिए भी बनेगा, क्योंकि आपने किसी को अच्छी बात बताई, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वायरल करें, ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम, हमारी टीम, हमारा पैनल मैक्सिमम कोशिश करेगा एज सून एज पॉसिबल आपके प्रॉब्लम्स को आपको ब्रीफ करने में हेल्पफुल हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।